नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी के पार्ट नंबर 10 में आप सभी लोग इस समय जुड़े हुए हैं। तो पार्ट नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। 9 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको आप लोग क्रम से देख सकते हैं। सभी वीडियो के शुरुआत में थंबनेल पर पार्ट नंबर डला हुआ है, 1 2 3 यानी कि सभी पर पार्ट नंबर डला हुआ है। तो आप लोग क्रम से देखिए तो ज़्यादा अच्छा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो बिल्कुल शुरुआत से आपको देखना है। तो चलिए पार्ट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सूक्ष्म शिक्षण, तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 1960 के दशक में हुई थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आए कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, और कब से हुई, तो 1960 के दशक से हुई। इसके जनक D.W. एलन माने जाते हैं। तो इनके जनक कौन हैं? D.W. एलन। तो आपको नाम याद रखना है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय V.K. पासी को जाता है। तो आपको याद रखना, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो V.K. पासी को जाता है। D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से 5 सिद्धांत? नंबर 1, वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण की जटिलताओं की कमी का सिद्धांत, विशेष शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास की कमी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के चरण कौन कौन से चरण होते हैं? योजना चरण, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण, पुनर्प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रमुख बिंदु कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं? तो आइए बात करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 45 मिनट है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान प्रोफेसर B.K. पासी की सहायता से NCERT ने तैयार किया है। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान 5-10 B.Ed BTC के छात्र शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट तथा एक बार में एक शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है, जबकि आदर्श पाठ की अवधि 6 मिनट है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT का सूक्ष्म शिक्षण चक्र, शिक्षण का जो चक्र है वो 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि का 6 मिनट का, पुनर्योजना का जो चक्र है वो 12 मिनट का, पुनर्शिक्षण का जो चक्र है वो 6 मिनट का, और पुनर्प्रतिपुष्टि का जो चक्र है वो भी 6 मिनट का है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है, तो आइए जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा में संपन्न होती है। V.K. पासी के अनुसार अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय लेकर कम आकार वाली कक्षा में विशेष शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल की परिभाषाओं के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक के मत हैं। तो क्या एलन गेज की अगर बात करें तो शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। V.K. पासी की अगर बात करें तो शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। मैकिन्टर एवं वाइट की बात करें तो शिक्षण कौशल शिक्षण संबंधी व्यवहारों की वह स्वरूप है जो कक्षा में अंतःक्रिया के माध्यम से उन परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है तथा सीखने में सुगमता प्रदान करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 प्रस्तावना कौशल, नंबर 2 उद्देश्य कथन कौशल, नंबर 3 व्याख्या कौशल, नंबर 4 दृष्टांत कौशल, नंबर 5 पुनर्बलन कौशल, और नंबर 6 उद्दीपक परिवर्तन कौशल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण कौशल, नंबर 8 है शिक्षण सामग्री कौशल, नंबर 9 है पुनरावृत्ति कौशल, और नंबर 10 है संप्रेषण कौशल, और नंबर 11 है श्यामपट्ट कौशल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम क्या है? तो रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार अगर बात करें तो वंशानुक्रम माता पिता के गुणों का संतान में इस हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अगर बात करें तो वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों के संतान में हस्तांतरण है। वुडवर्थ की अगर बात करें तो वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल हैं जो जन्म के समय हम में मौजूद थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति जन्म के समय ना होकर
9 महीने पहले गर्भाधान के समय हुई थी। BN झा के अनुसार अगर बात करें तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। पीटरसन की अगर बात करें तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वह वंशानुक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम पॉइंट नंबर 1, बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नंबर 3, गुणों के वाहक जीन्स या पैतृक होते हैं। बर्गांधता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारियां हैं। बर्गांधता का रोगी हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। वंशानुक्रम से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंट एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए और आगे के लिए याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी कहा गया है। इसकी पहली ज्ञात वाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, यानी कि इसमें जो पहली बार जो हीमोफीलिया बीमारी पाई गई थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि मेंडल को माना जाता है। नंबर 9, विकासवाद का जनक लेमार्क को तथा स्वजनन शास्त्र का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। माता को 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वन लाइनर हैं, इनको आपको याद रखना है। पिता द्वारा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाले बालक शिशु में फिलन-फेंटर सिंड्रोम पाया जाता है। बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाएगा अगर उसे XO गुणसूत्र का जोड़ा मिले, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। नंबर 1, प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह एक मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है, अर्थात कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली होती है। ये किसने सिद्धांत, इसकी क्या बोला जाता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, और ये मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है। दो बातें यहाँ से निकल के आई। पॉइंट नंबर 2, अर्जित गुणों को वितरण का नियम। यह लेमार्क का सिद्धांत है। वातावरण द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैव सांख्यिकी का नियम। यह फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा शेष पूर्वजों से क्रमशः 1/2, 1/4, 1/8 तथा 1/16 गुणों की प्राप्ति होती है। तो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम। विषमता का नियम। बालक के वे सभी गुण माता पिता से नहीं आते, उनको कहा जाता है विषमता का नियम। चयनित गुणों का नियम। माता पिता के सभी गुण बच्चे को प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ ही प्राप्त होते हैं। संयोग का नियम। बच्चे का लिंग निर्धारण या माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है, यह संयोग पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका नाम संयोग का नियम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। वातावरण उन सभी तत्वों को मान सकते हैं जो हमें प्रभावित करते हों। नंबर 2, वातावरण के सिद्धांत में 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। कौन कौन से? उत्तम जीविता का सिद्धांत। डार्विन का यह सिद्धांत मानता है कि जीव को वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना होगा। नंबर 2, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। यह लेमार्क का सिद्धांत है। वंशानुक्रम में बालक को वही गुण जीन्स द्वारा मिलते हैं जो वातावरण में अर्जित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत में वातावरण के प्रभाव को 6 स्तरों में दिखाया गया है। नंबर 1, बालक, उम्र, लिंग इत्यादि। लघुमंडल, प्रत्यक्ष प्रभाव। मध्यमंडल की बात करें तो लघुमंडल एवं बालक की अंतःक्रिया। बाह्यमंडल, अप्रत्यक्ष प्रभाव। बृहद मंडल की बात करें तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। जीवन मंडल की बात करें तो यह प्रभाव संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विकास की अवधारणा, चलिए इसको हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो पार्ट नंबर 10 में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट नंबर 11 के साथ इसके आगे। तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और अच्छा रहा है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल RPM ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।